वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। आज हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन परिचय। वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म नडियाद, खेड़ा जिले में हुआ था और उनका पालन पोषण गुजरात राज्य के ग्रामीण इलाकों में हुआ था। वह एक सफल वकील थे। महात्मा गांधी के शुरुआती राजनीतिक लेफ्टिनेंटों में से एक, उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में गुजरात के खेड़ा, बोरसाद और बारडोली के किसानों को संगठित किया और गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1934 और 1937 में चुनावों के लिए पार्टी का आयोजन किया। भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा देते हुए वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिन्हें आमतौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और बैरिस्टर थे जिन्होंने पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और 1947 से 1950 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई और इसके राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर सरदार कहा जाता था, जिसका हिंदी, उर्दू, बंगाली और फारसी में अर्थ होता है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में पटेल ने पाकिस्तान से पंजाब और दिल्ली भाग रहे विभाजन शरणार्थियों के लिए राहत प्रयासों का आयोजन किया और शांति बहाल करने के लिए काम किया। उन प्रांतों के अलावा जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, लगभग 565 स्वशासित रियासतों को 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त कर दिया गया था। पटेल ने नेहरू और मेनन के साथ मिलकर लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। नव स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकता के प्रति पटेल की प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत का लौह पुरुष की उपाधि दी। आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे भारत सरकार ने 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनवाया था, 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित किया गया था और इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर 597 फीट है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल और लाडबा की 6 संतानों में से एक का जन्म नडियाद, गुजरात में हुआ था। वह वैष्णव धर्म का पालन करते थे और महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग संप्रदाय के थे और उन्होंने वल्लभाचार्य के वंशज से दीक्षा ली थी। पटेल की जन्मतिथि कभी भी आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं की गई। पटेल ने अपनी मैट्रिक परीक्षा के पेपर में इसे 31 अक्टूबर दर्ज किया था। वह गुर्जर के लेवा पटेल पाटीदार वंश से थे, मध्य गुजरात का समुदाय। हालांकि उनकी प्रसिद्धि के बाद लेवा पटेल और कड़वा पाटीदार दोनों ने उन्हें अपने में से एक होने का दावा किया है। पटेल ने अन्य लड़कों के साथ आत्मनिर्भरता से रहते हुए नडियाद, पेटलाद और बोरसाद में स्कूलों में पढ़ाई की। उन्होंने प्रतिष्ठित रूप से एक उदासीन चरित्र विकसित किया। एक लोकप्रिय किस्सा बताता है कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दर्दनाक फोड़े पर भाला चला दिया, जबकि नाई पर ऐसा करने का आरोप था और वह काम रहा था। जब पटेल ने 22 वर्ष की अपेक्षाकृत कम उम्र में मैट्रिक पास किया तो आमतौर पर उनके बुजुर्गों द्वारा उन्हें एक साधारण नौकरी के लिए नियत एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में माना जाता था। हालांकि पटेल ने स्वयं वकील बनने, काम करने और धन बचाने, इंग्लैंड की यात्रा करने और बैरिस्टर बनने के लिए अध्ययन करने की योजना बनाई थी। पटेल ने अपने परिवार से दूर कई साल बिताए, अन्य वकीलों से उधार ली गई किताबों से खुद पढ़ाई की और 2 साल के भीतर अपनी परीक्षाएं पास कर लीं। अपनी पत्नी झावेरबा को उसके माता पिता के घर से लाकर पटेल ने गोधरा में अपना घर बसाया और उन्हें बार में बुलाया गया। पैसे बचाने में लगे कई वर्षों के दौरान पटेल, जो अब एक वकील हैं, ने एक उग्र और कुशल वकील के रूप में ख्याति अर्जित की। दंपति की 1903 में एक बेटी मणिबेन और 1905 में एक बेटा दह्याभाई का जन्म हुआ। पटेल ने बुबोनिक प्लेग से पीड़ित एक दोस्त की भी देखभाल की जब ये पूरे गुजरात में फैल गया। जब पटेल खुद इस बीमारी से पीड़ित हो गए तो उन्होंने तुरंत अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, अपना घर छोड़ दिया और नडियाद में एक अलग घर में चले गए। अन्य खातों के अनुसार पटेल ने ये समय एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में बिताया, वहां वह धीरे धीरे ठीक हो गया। पटेल ने कर्मसाद में अपने घर का वित्तीय बोझ उठाते हुए गोधरा, बोरसाद और आनंद में कानून का अभ्यास किया। पटेल एडवर्ड मेमोरियल हाई स्कूल, बोरसाद के पहले अध्यक्ष और संस्थापक थे, जिसे आज झावेर भाई दाजीभाई पटेल हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने अपनी इंग्लैंड यात्रा के लिए पर्याप्त बचत कर ली और पास और टिकट के लिए आवेदन किया तो उनके बड़े भाई विट्ठल भाई के घर पर उन्हें वीजे पटेल को संबोधित किया गया, जिनके शुरुआती अक्षर वल्लभ भाई के समान थे। एक बार इंग्लैंड में अध्ययन करने की ऐसी ही आशा रखते हुए विट्ठल भाई ने अपने छोटे भाई को फटकार लगाते हुए कहा कि एक बड़े भाई के लिए अपने छोटे भाई का अनुसरण करना अपमानजनक होगा। अपने परिवार के सम्मान की चिंता को ध्यान में रखते हुए पटेल ने विट्ठल भाई को अपने स्थान पर जाने की अनुमति दी।
1909 में पटेल की पत्नी जावेरबा को कैंसर की बड़ी सर्जरी के लिए बॉम्बे वर्तमान मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और सफल आपातकालीन सर्जरी के बावजूद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पटेल को एक नोट दिया गया जिसमें उन्हें अपनी पत्नी के निधन की सूचना दी गई जब वह अदालत में एक गवाह से जिरह कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पटेल ने नोट पढ़ा, उसे जेब में रखा और अपनी जिरह जारी रखी और केस जीत लिया। कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही उन्होंने दूसरों को ये खबर दी। पटेल ने दोबारा शादी न करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बम्बई के अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में भेजा। 36 वर्ष की आयु में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और मध्य मंदिर में दाखिला लिया। लंदन में 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा करके पटेल ने पूर्व कॉलेज पृष्ठभूमि न होने के बावजूद अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत लौटकर पटेल अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे सफल बैरिस्टरों में से एक बन गए। यूरोपीय शैली के कपड़े पहनने और शहरी तौर तरीके अपनाने के कारण वह एक कुशल ब्रिज खिलाड़ी बन गए। पटेल ने अपनी प्रैक्टिस का विस्तार करने और बड़ी संपत्ति जमा करने और अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की महत्वाकांक्षा पाल रखी थी। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में राजनीति में प्रवेश के लिए अपने भाई विट्ठल भाई के साथ एक समझौता किया था, जबकि पटेल परिवार का भरण पोषण करने के लिए अहमदाबाद में ही रहे। सुभाष चंद्र बोस के साथ कानूनी लड़ाई। पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल की 22 अक्टूबर 1933 को जिनेवा में मृत्यु हो गई। विट्ठल भाई और बोस यूरोप में अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी के नेतृत्व की अत्यधिक आलोचना की गई थी। अक्टूबर 1933 में जब विट्ठल भाई की मृत्यु हुई तब तक बोस उनके प्राथमिक देखभालकर्ता बन गए थे। अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने एक प्रकार की वसीयत छोड़ी जिसमें उन्होंने बोस को अपने धन का 3/4 हिस्सा अन्य देशों में भारत के हितों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने के लिए दिया था। जब पटेल ने देखा उस पत्र की प्रतिलिपि जिसमें उनके भाई ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा बोस के लिए छोड़ दिया था, उन्होंने कई प्रश्न पूछे। पत्र को डॉक्टर द्वारा सत्यापित क्यों नहीं किया गया? क्या मूल कागज संरक्षित किया गया था? उस पत्र के सभी गवाह क्यों थे? बंगाल के पुरुष और कई अन्य अनुभवी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के समर्थकों में से कोई भी जो जिनेवा में मौजूद थे जहां विट्ठल भाई की मृत्यु हुई थी। पटेल को दस्तावेज पर हस्ताक्षर की सत्यता पर भी संदेह हो सकता है। मामला अदालत में गया और 1 साल से अधिक समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि विट्ठल भाई की संपत्ति केवल उनके कानूनी उत्तराधिकारियों यानी उनके परिवार को ही विरासत में मिल सकती है। पटेल ने तुरंत पैसा विट्ठल भाई मेमोरियल ट्रस्ट को सौंप दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने पर पटेल ने गांधी की सलाह के विपरीत केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं से कांग्रेस को वापस लेने के नेहरू के फैसले का समर्थन किया। साथ ही वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की एक पहल का समर्थन किया जिसमें ब्रिटेन को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की गई थी अगर उसने भारतीय स्वतंत्रता का वादा किया था। युद्ध की समाप्ति और तुरंत एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की गई। गांधी जी ने युद्ध के प्रति अपने नैतिक विरोध के आधार पर ब्रिटेन का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के उग्र विरोध में थे। ब्रिटिश सरकार ने राजगोपालाचारी की पहल को अस्वीकार कर दिया और पटेल ने फिर से गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उन्होंने व्यक्तिगत अवज्ञा के लिए गांधी के आह्वान में भाग लिया और 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का भी विरोध किया। जेल में रहने के दौरान पटेल को 20 पाउंड से अधिक का नुकसान हुआ, जबकि नेहरू, राजगोपालाचारी और मौलाना आज़ाद ने शुरू में अंग्रेजों को भारतीय स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर करने के लिए सविनय अवज्ञा के एक सर्वव्यापी अभियान के गांधी के प्रस्ताव की आलोचना की। पटेल इसके सबसे प्रबल समर्थक थे, ये तर्क देते हुए कि अंग्रेज सिंगापुर और बर्मा की तरह भारत से भी पीछे हट जाएंगे। पटेल ने आग्रह किया कि अभियान बिना किसी देरी के शुरू हो। हालांकि यह महसूस करते हुए कि अंग्रेज तुरंत नहीं जाएंगे, पटेल ने एक व्यापक विद्रोह का समर्थन किया जो भारतीय लोगों को प्रेरित करेगा जो युद्ध की प्रतिक्रिया में विभाजित थे। पटेल के विचार में इस तरह का विद्रोह अंग्रेजों को यह मानने के लिए मजबूर कर देगा कि औपनिवेशिक शासन को जारी रखने का भारत में कोई समर्थन नहीं है और इस तरह भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण में तेजी आएगी। विद्रोह की आवश्यकता पर दृढ़ता से विश्वास करते हुए पटेल ने विद्रोह को मंजूरी नहीं मिलने पर कांग्रेस से इस्तीफा देने का इरादा बताया। गांधी ने सविनय अवज्ञा के सर्वव्यापी अभियान को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर जोरदार दबाव डाला और एआईसीसी ने 7 अगस्त 1942 को अभियान को मंजूरी दे दी। हालांकि जेल में रहने के दौरान पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर भावनात्मक भाषण दिए, पूरे भारत में भीड़, उनसे करों का भुगतान करने से इनकार करने और सविनय अवज्ञा, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सभी नागरिक सेवाओं को बंद करने के लिए कहा गया। उन्होंने धन जुटाया और राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतियात के तौर पर दूसरे स्तर की कमान तैयार की। पटेल ने 7 अगस्त को बंबई के गोवालिया टैंक में एकत्र हुए 100,000 से अधिक लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया।
बर्मा के गवर्नर लिंदन में दावा करते हैं कि सब कुछ धूल में मिलाने के बाद ही उन्होंने बर्मा छोड़ा। तो क्या आप भारत से भी यही वादा करते हैं? आप अपने रेडियो प्रसारणों और समाचार पत्रों में जापान द्वारा बर्मा में स्थापित सरकार को कठपुतली सरकार कहते हैं। अब आपके पास दिल्ली में किस तरह की सरकार है? जब फ्रांस नाजी हमले के सामने गिर गया, पूर्ण युद्ध के बीच श्री चर्चिल ने फ्रांसीसियों को इंग्लैंड के साथ संघ की पेशकश की। ये वास्तव में प्रेरित राजनीतिक कौशल का एक नमूना था। लेकिन जब बात भारत की आती है, ओह तेरी, युद्ध के बीच संवैधानिक परिवर्तन, बिल्कुल अकल्पनीय। इस बार का उद्देश्य जापानियों के आने से पहले भारत को आज़ाद करना, और अगर वे आएं तो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना है। वे नेताओं को घेर लेंगे, सभी को घेर लेंगे। तब प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंसा के दायरे में अपना अधिकतम प्रयास करे। किसी भी स्रोत को अप्रयुक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए, कोई भी हथियार बिना आजमाया हुआ नहीं। ये जीवन भर का अवसर होने वाला है। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल का भाषण राष्ट्रवादियों को उत्साहित करने में सहायक था, जो तब तक प्रस्तावित विद्रोह के प्रति सशंकित थे। इस अवधि में पटेल के संगठित कार्य को इतिहासकारों द्वारा पूरे भारत में विद्रोह की सफलता सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है। पटेल को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और 1942 से 1945 तक पूरी कांग्रेस कार्य समिति के साथ अहमदनगर के किले में कैद रखा गया। यहाँ उन्होंने कपड़ा काता, ब्रिज खेला, बड़ी संख्या में किताबें पढ़ीं, लंबी सैर की और बागवानी का अभ्यास किया। उन्होंने बाहर से समाचार और घटनाक्रम की प्रतीक्षा करते समय अपने सहयोगियों को भावनात्मक समर्थन भी प्रदान किया। पटेल महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की खबर से बहुत दुखी हुए आगे उसी वर्ष में। लेकिन पटेल ने अपनी बेटी को एक पत्र में लिखा कि वह और उनके सहकर्मी अपना कर्तव्य निभाने के कारण पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे हैं। भले ही अन्य राजनीतिक दलों ने संघर्ष का विरोध किया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को कैद करके जवाब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह था, जैसा कि वायसराय ने कहा था विंस्टन चर्चिल को। भारतीय शाही पुलिस के साथ हिंसक टकराव में 100,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई प्रदर्शनकारी मारे गए। पूरे भारत में हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थीं। जब 15 जून 1945 को पटेल को रिहा किया गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही थी। विभाजन और स्वतंत्रता। 1946 के भारतीय प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने हिंदू मतदाताओं पर हावी होकर बड़ी संख्या में निर्वाचित सीटें जीतीं। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता सीटें जीतीं। लीग ने 1940 में पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करने का संकल्प लिया था और वह कांग्रेस की कटु आलोचक थी। कांग्रेस ने सिंध, पंजाब और बंगाल को छोड़कर सभी प्रांतों में सरकारें बनाईं, जहां उसने अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। कैबिनेट मिशन और विभाजन। जब ब्रिटिश मिशन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 2 योजनाएं प्रस्तावित की, तो कांग्रेस के भीतर दोनों का काफी विरोध हुआ। 16 मई 1946 की योजना में व्यापक प्रांतीय स्वायत्ता के साथ एक ढीले महासंघ और धार्मिक बहुमत के आधार पर प्रांतों के समूहन का प्रस्ताव रखा गया था। 16 मई 1946 की योजना में धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 565 से अधिक रियासतें स्वतंत्रता या किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र थीं। लीग ने दोनों योजनाओं को मंजूरी दे दी, जबकि कांग्रेस ने 16 मई के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। गांधी ने 16 मई के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे स्वाभाविक रूप से विभाजनकारी बताया, लेकिन पटेल को यह एहसास हुआ कि प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मतलब यह होगा कि केवल लीग को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने इसकी पैरवी की। कांग्रेस कार्य समिति को 16 मई के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने में कठिनाई हो रही है। पटेल ने ब्रिटिश दूतों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के साथ चर्चा की और आश्वासन प्राप्त किया कि समूहीकरण खंड को व्यवहारिक बल नहीं दिया जाएगा। पटेल ने जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी को योजना स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। जब लीग ने 16 मई की योजना की अपनी मंजूरी वापस ले ली, तो वायसराय लॉर्ड वेवेल कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू के अधीन, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कहा जाता था, पटेल ने गृह मामलों और सूचना और प्रसारण विभागों का कार्यभार संभाला। वह दिल्ली में औरंगजेब रोड पर एक सरकारी आवास में रहने चले गए, जो 1950 में उनकी मृत्यु तक उनका घर रहा। वल्लभभाई पटेल मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बढ़ते मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन के समाधान के रूप में भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले कांग्रेस नेताओं में से एक थे। वह जिन्ना की सीधी कार्रवाई से नाराज थे, अभियान जिसने पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी थी, और वायसराय ने संवैधानिकता के आधार पर हिंसा को रोकने के लिए अपने गृह विभाग की योजनाओं को वीटो कर दिया था। पटेल ने वायसराय द्वारा लीग के मंत्रियों को सरकार में शामिल करने और कांग्रेस की मंजूरी के बिना ब्रिटिश सरकार द्वारा समूह योजना को फिर से मान्य करने की कड़ी आलोचना की।
हालांकि लीग द्वारा विधानसभा के बहिष्कार और सरकार में प्रवेश करने के बावजूद 16 मई की योजना को अस्वीकार करने से वे और भी नाराज थे। उन्हें ये भी पता था कि जिन्ना को मुसलमानों के बीच लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था और उनके और राष्ट्रवादियों के बीच एक खुला संघर्ष बिगड़ सकता था। विनाशकारी परिणामों वाला हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध। पटेल के विचार में एक विभाजित और कमजोर केंद्र सरकार का जारी रहना। दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 में पटेल ने पाकिस्तान के एक अलग प्रभुत्व के सुझाव पर सिविल सेवक वीपी मेनन के साथ काम किया। मुस्लिम बहुल प्रांतों से बनाया गया। जनवरी और मार्च 1947 में बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा ने पटेल को विभाजन की व्यवहार्यता के बारे में और आश्वस्त कर दिया। पंजाब और बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम राज्य में शामिल करने की जिन्ना की मांग के कटु आलोचक पटेल ने उन प्रांतों का विभाजन करा दिया जिससे उनके पाकिस्तान में शामिल होने की कोई भी संभावना अवरुद्ध हो गई। पंजाब और बंगाल के विभाजन पर पटेल की निर्णायकता ने भारतीय जनता के बीच उनके कई समर्थकों और प्रशंसकों को जीत लिया, जो लीग की रणनीति से थक गए थे। लेकिन ऐसा करने की कथित उत्सुकता के लिए गांधी, नेहरू, धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों और समाजवादियों द्वारा उनकी आलोचना की गई थी। जब लॉर्ड लुईस माउंटबेटन 3 जून 1947 को औपचारिक रूप से योजना का प्रस्ताव रखा, पटेल ने अपनी मंजूरी दे दी और प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं की पैरवी की। विभाजन के प्रस्तावों के संबंध में गांधी की गहरी पीड़ा को जानते हुए पटेल ने उन्हें निजी बैठकों में किसी भी कांग्रेस लीग गठबंधन की व्यावहारिक व्यवहार्यता, बढ़ती हिंसा और गृह युद्ध के खतरे के रूप में स्पष्ट चर्चा में शामिल किया। प्रस्ताव पर मतदान के लिए बुलाई गई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पटेल ने कहा, मैं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के हमारे भाइयों के डर की पूरी तरह से सराहना करता हूँ। भारत का विभाजन किसी को अच्छा नहीं लगता और मेरा हृदय भारी है, लेकिन चुनाव एक प्रभाग और अनेक प्रभागों के बीच है। हमें तथ्यों का सामना करना चाहिए। हम भावनात्मकता को रास्ता नहीं दे सकते। कार्यसमिति ने डर कर काम नहीं किया है, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि कहीं इतने सालों की हमारी सारी मेहनत बर्बाद न हो जाए या बेकार साबित हो जाए। मेरे 9 महीने के कार्यकाल ने कैबिनेट मिशन योजना की कथित खूबियों के संबंध में मेरा पूरी तरह से मोहभंग कर दिया है। कुछ सम्मानजनक अपवादों को छोड़कर ऊपर से नीचे तक मुस्लिम अधिकारी चपरासी तक थे या नौकर लीग के लिए काम कर रहे हैं। मिशन योजना में लीग को दिया गया सांप्रदायिक वीटो हर स्तर पर भारत की प्रगति को अवरुद्ध कर देता। हम चाहें या न चाहें, वास्तव में पाकिस्तान पंजाब और बंगाल में पहले से ही मौजूद है। इन परिस्थितियों में मैं एक वैध पाकिस्तान को प्राथमिकता दूंगा, जो लीग को और अधिक जिम्मेदार बना सकता है। आज़ादी आ रही है। भारत का 75 से 80% हिस्सा हमारे पास है, जिसे हम अपनी प्रतिभा से मजबूत बना सकते हैं। लीग देश के बाकी हिस्सों का विकास कर सकती है। गांधी द्वारा योजना को अस्वीकार करने और कांग्रेस द्वारा योजना को मंजूरी देने के बाद पटेल ने विभाजन परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति के विभाजन की देखरेख की और नेहरू के साथ भारतीय मंत्रिपरिषद का चयन किया। हालांकि न तो पटेल और न ही किसी अन्य भारतीय नेता ने विभाजन के साथ होने वाली तीव्र हिंसा और जनसंख्या हस्तांतरण की कल्पना की थी। पटेल ने राहत और आपातकालीन आपूर्ति आयोजित करने, शरणार्थी शिविर स्थापित करने और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए पाकिस्तानी नेताओं के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का नेतृत्व किया। इन प्रयासों के बावजूद मरने वालों की संख्या 500,000 से 10 लाख लोगों के बीच होने का अनुमान है। दोनों देशों में शरणार्थियों की अनुमानित संख्या 15 मिलियन से अधिक है। ये समझते हुए कि मुसलमानों पर हमले आयोजित करने के आरोपी दिल्ली और पंजाब पुलिसकर्मी व्यक्तिगत रूप से विभाजन की त्रासदियों से प्रभावित थे, पटेल ने व्यवस्था बहाल करने के लिए दक्षिण भारतीय रेजिमेंट के साथ भारतीय सेना को बुलाया, सख्त कर्फ्यू लगाया और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगाह क्षेत्र का दौरा करते हुए, जहां दिल्ली के हजारों मुसलमानों पर हमले की आशंका थी, उन्होंने दरगाह पर प्रार्थना की, लोगों से मुलाकात की और पुलिस की उपस्थिति को मजबूत किया। उन्होंने जवाबी हिंसा को रोकने के लिए पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ अत्याचार की रिपोर्टों को प्रेस से दबा दिया। दिल्ली आपातकालीन समिति की स्थापना, राजधानी में व्यवस्था बहाल करने और शरणार्थियों के लिए राहत प्रयासों का आयोजन करने के लिए पटेल ने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को पक्षपात और उपेक्षा के खिलाफ चेतावनी दी। जब पटेल तक रिपोर्ट पहुंची कि सिखों के बड़े समूह पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम काफिलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पटेल तुरंत अमृतसर चले गए और सिख और हिंदू नेताओं से मुलाकात की। ये तर्क देते हुए कि असहाय लोगों पर हमला करना कायरतापूर्ण और अपमानजनक है, पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि सिख कार्यों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ और हमले होंगे। उन्होंने समुदाय के नेताओं को आश्वासन दिया कि यदि वे शांति और व्यवस्था स्थापित करने और मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए काम करते हैं, तो भारत सरकार ऐसा करने में पाकिस्तान की किसी भी विफलता पर जोरदार प्रतिक्रिया देगी। इसके अतिरिक्त पटेल ने लगभग 200,000 शरणार्थियों की भारी भीड़ को संबोधित किया, जिन्होंने बैठकों के बाद उनकी कार को घेर लिया था। यहीं
इसी शहर में जलियांवाला बाग के नरसंहार में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों का खून मिला हुआ था। मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी मुसलमान अमृतसर में नहीं घूम सकता और कोई हिंदू या सिख लाहौर में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। निर्दोष और रक्षाहीन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार बहादुर पुरुषों को शोभा नहीं देता। मुझे पूरा यकीन है कि भारत का हित अपने सभी पुरुषों और महिलाओं को सीमा पार कराने और पूर्वी पंजाब से सभी मुसलमानों को बाहर भेजने में है। मैं आपके पास एक विशेष अपील लेकर आया हूँ। शहर पार करने वाले मुस्लिम शरणार्थियों की सुरक्षा की प्रतिज्ञा करें। कोई भी बाधा या रुकावट हमारे शरणार्थियों की दुर्दशा को और खराब कर देगी जो पहले से ही सहनशक्ति के अद्भुत कारनामे कर रहे हैं। अगर हमें लड़ना है तो साफ सुथरा होकर लड़ना होगा। ऐसी लड़ाई के लिए उचित समय और परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए और आपको अपना मैदान चुनने में सतर्क रहना चाहिए। शरणार्थियों के खिलाफ लड़ना कोई लड़ाई ही नहीं है। मानवता का कोई भी कानून या माननीय व्यक्तियों के बीच युद्ध उन लोगों की हत्या की अनुमति नहीं देता है जिन्होंने आश्रय और सुरक्षा मांगी है। 3 महीने के लिए युद्ध विराम हो जिसमें दोनों पक्ष अपने शरणार्थियों का आदान प्रदान कर सकें। इस प्रकार के युद्ध विराम की अनुमति युद्ध के कानूनों द्वारा भी दी जाती है। आइए हम हमलों और जवाबी हमलों के इस दुष्चक्र को तोड़ने की पहल करें। 1 सप्ताह तक हाथ थाम कर रखो और देखो क्या होता है। अपने स्वयं के स्वयंसेवकों के बल से शरणार्थियों के लिए रास्ता बनाएं और उन्हें हमारी सीमा पर शरणार्थियों को सुरक्षित पहुंचाने दें। 1 सप्ताह तक हाथ थाम कर रखो और देखो क्या होता है। अपने स्वयं के स्वयंसेवकों के बल से शरणार्थियों के लिए रास्ता बनाएं और उन्हें हमारी सीमा पर शरणार्थियों को सुरक्षित पहुंचाने दें। 1 सप्ताह तक हाथ थाम कर रखो और देखो क्या होता है। अपने स्वयं के स्वयंसेवकों के बल से शरणार्थियों के लिए रास्ता बनाएं और उन्हें हमारी सीमा पर शरणार्थियों को सुरक्षित पहुंचाने दें। समुदाय के नेताओं के साथ उनकी बातचीत और उनके भाषण के बाद मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ कोई और हमला नहीं हुआ और जल्द ही पूरे क्षेत्र में व्यापक शांति और व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। हालांकि भारत के अन्य हिस्सों से मुसलमानों को चले जाने की कथित इच्छा को लेकर नेहरू, धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों और गांधी द्वारा पटेल की आलोचना की गई थी, जबकि पटेल ने मौलाना आज़ाद के साथ तल्खी के ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अन्य धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम नेताओं की नाराजगी तब बढ़ गई जब पटेल ने भेदभाव के आरोपी दिल्ली के सिख पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया। हिंदू और सिख नेताओं ने पटेल और अन्य नेताओं पर अपने समुदायों पर हमलों के लिए पाकिस्तान को पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराने का भी आरोप लगाया और मुस्लिम नेताओं ने कथित तौर पर पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जरूरतों की उपेक्षा करने और आने वाले हिंदू और सिखों के लिए संसाधनों को केंद्रित करने के लिए उनकी आलोचना की। शरणार्थी पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों द्वारा दिल्ली में खाली किए गए मकानों के आवंटन को लेकर पटेल का नेहरू और आज़ाद से टकराव हुआ। नेहरू और आज़ाद उन्हें विस्थापित मुसलमानों के लिए आवंटित करना चाहते थे, जबकि पटेल ने तर्क दिया कि कोई भी सरकार धर्मनिरपेक्षता का दावा नहीं कर रही है, ऐसे बहिष्करण अवश्य करने चाहिए। हालांकि गांधी द्वारा सार्वजनिक रूप से पटेल का बचाव किया गया था और सांप्रदायिक मुद्दों पर खुलकर बोलने और अव्यवस्था और हिंसा को दबाने के लिए निर्णायक और संसाधनपूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा और समर्थन मिला। अंतिम वर्ष अपने अंतिम वर्षों में पटेल को संसद सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया था। नवंबर 1948 में उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा कानून की मांद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद फरवरी 1949 में उस्मानिया विश्वविद्यालय और मार्च 1949 में पंजाब विश्वविद्यालय से मांद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की गई। इससे पहले पटेल टाइम मैगजीन के जनवरी 1947 अंक के कवर पेज पर छपा था। 29 मार्च 1949 को अधिकारियों ने पटेल, उनकी बेटी मणिबेन और पटियाला के महाराजा को दिल्ली से जयपुर ले जा रहे रॉयल इंडियन एयरफोर्स डी हेविलैंड डोव के साथ रेडियो संपर्क खो दिया। अशांति के कारण पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ान भरने का आदेश दिया गया था। उड़ान के दौरान इंजन में बिजली की हानि के कारण पायलट को राजस्थान के एक रेगिस्तानी इलाके में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान के कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण पायलट विमान के VHF रेडियो के साथ संकट कॉल भेजने में असमर्थ था, नहीं वह अपने HF उपकरण का उपयोग कर सका क्योंकि चालक दल के पास प्रशिक्षित सिग्नल की कमी थी। सभी यात्रियों के सुरक्षित होने पर पटेल और अन्य लोगों ने पास के एक गांव और स्थानीय अधिकारियों का पता लगाया। ग्रुप कैप्टन, बाद में एयर चीफ मार्शल और चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रताप चंद्र लाल की अध्यक्षता में एक बाद की RAF कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने निष्कर्ष निकाला कि मजबूर लैंडिंग ईंधन की कमी के कारण हुई थी। जब पटेल दिल्ली लौटे तो हजारों कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संसद में सांसदों ने आधे घंटे के लिए कार्यवाही रोककर पटेल का लंबे समय तक खड़े होकर अभिनंदन किया। मृत्यु 1949 की गर्मियों में पटेल के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई। बाद में उन्हें खून की खांसी होने लगी, जिसके बाद मणिबेन ने अपनी बैठकें और काम के घंटे सीमित करना शुरू कर दिया और पटेल की देखभाल के लिए एक व्यक्तिगत मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और डॉक्टर बिधान रॉय ने पटेल को अपने आसनांत के बारे में मजाक करते हुए सुना और एक निजी बैठक में पटेल ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी एनवी गाडगिल के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। 2 नवंबर के बाद पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया, जब वह बार बार बेहोश होने लगे और अपने बिस्तर तक ही सीमित रहने लगे। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर रॉय की सलाह पर 12 दिसंबर को बंबई ले जाया गया। नेहरू, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और मेनन सभी उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर छोड़ने आए। पटेल बेहद कमज़ोर थे और उन्हें कुर्सी पर बिठाकर विमान में ले जाना पड़ा। बंबई में सांता क्रूज हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो गई। उन्हें इस तनाव से बचाने के लिए विमान जुहू हवाई अड्डे पर उतरा, जहां मुख्यमंत्री बीजी खेर और मोरारजी देसाई बॉम्बे के गवर्नर की कार के साथ उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे, जो वल्लभभाई को बिरला हाउस ले गए। बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ने उनका दूसरा के बाद पटेल की 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिरला हाउस में मृत्यु हो गई। एक अभूतपूर्व और अद्वितीय भाव में उनकी मृत्यु के अगले दिन भारत की सिविल और पुलिस सेवाओं के 1500 से अधिक अधिकारी दिल्ली में पटेल के आवास पर शोक मनाने के लिए एकत्र हुए और भारत की सेवा में पूर्ण निष्ठा और निरंतर उत्साह की प्रतिज्ञा की। कई सरकारों और विश्व नेताओं ने पटेल की मृत्यु पर शोक संदेश भेजे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ट्रिगवेली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और प्रधानमंत्री शामिल थे। यूनाइटेड किंगडम के क्लेमेंट एटली। पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 सप्ताह के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। पटेल के अंतिम संस्कार की योजना गिरगांव चौपाटी पर बनाई गई थी, लेकिन इसे बदलकर सोनपुर अब मरीन लाइन्स में कर दिया गया जब उनकी बेटी ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार एक आम आदमी की तरह उसी स्थान पर किया जाए जहां पहले उनकी पत्नी और भाई का अंतिम संस्कार किया गया था। बंबई के सोनपुर में उनके दाह संस्कार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सहित 10 लाख की भीड़ शामिल हुई थी। ये थी कुछ रोचक जानकारी सरदार वल्लभभाई पटेल जी के बारे में। इसे ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।